क्या होगा अगर इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करे? हो सकता है आपने ऐसा पहले भी सुना हो कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल कर पाता है, बाकी का 90% हिस्सा कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। ये एक ऐसी मिथ है जो कि मुख्तलिफ जगहों से ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये तमाम ख्यालात इस गलत अकीदे से पैदा होते हैं कि दिमाग के अज़ा का 90% तक हिस्सा ग्लाइल सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि ये ग्लाइल सेल्स सिर्फ न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करते हैं। प्राइम टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस कॉन्सेप्ट को बहुत सी मूवीज़ में दिखाया गया है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा यूटिलाइज कर सकता है, जैसे कि लूसी और लिमिटलेस। इन मूवीज़ में जहां एक करेक्टर पहले अपने दिमाग की बहुत थोड़ी सी पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक किस्म की ड्रग लेने के बाद वो करेक्टर एकदम से अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करने लगता है। इंसानी दिमाग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हम हज़ारों सालों से ही ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये दिमाग कितना पावरफुल है और इसकी लिमिट्स क्या हैं। ब्रेन के सिर्फ 10% कैपेसिटी पर चलने को ज़्यादातर साइंटिस्ट सिर्फ एक मिथ बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि किस तरह हमारे दिमाग का हर हिस्सा एक्टिव होता है। चाहे हम कोई काम ना भी कर रहे हों, लेकिन फिर भी हम फिजिकल लेवल पर दिमाग के तमाम ऑर्गन्स को पूरी तरह यूटिलाइज कर रहे होते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं ये तो फील करता है कि वो अपनी पोटेंशियल से नीचे जी रहा है और उसकी पावर इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये पावर हमारे दिमाग की कैपेसिटी से इन्फ्लुएंस हो। पर यह आइडिया अपने आप में काफ़ी अट्रैक्टिव और पॉपुलर है। इस वजह से बहुत से लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन देकर इसका फ़ायदा उठाते हैं। इवन बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स और एजुकेटर्स भी 10% थ्योरी के झूठ को सच बनाकर बेचते हैं। इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर हम हमेशा से अपने दिमाग के इतने छोटे से पोर्शन को यूज़ करते आ रहे होते तो हम कभी इतना कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट दिमाग इवॉल्व ही नहीं कर पाते। क्योंकि अगर 10% ब्रेन की मिथ सच होती तो इसका मतलब ये होता कि हमारे ब्रेन का बाकी का हिस्सा यूजलेस है। लेकिन हमारे जिस्म के हर हिस्से की तरह दिमाग के भी हर हिस्से का अपना एक रोल होता है और इसका कोई भी पार्ट अनयूज नहीं होता। साइकोलॉजी प्रोफेसर स्कॉट लिलियनफील्ड कहते हैं कि इवन सिंपल टास्क्स में भी जनरली हमारे दिमाग के सारे पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं और दुनिया में कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो आपको लिमिटलेस या सुपर जीनियस बना सके। लेकिन हमारे पास ऐसे केमिकल्स और ड्रग्स ज़रूर हैं जो हमारी मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर और अलर्टनेस को इम्प्रूव कर सकें। इस तरह की ड्रग्स या सप्लीमेंट्स को नूट्रोपिक्स बोला जाता है, जो अक्सर सिंथेटिक या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को थोड़ा सा बूस्ट कर देती हैं। यहाँ तक कि कॉफ़ी भी हमें ज़्यादा एनर्जाइज्ड और मोटिवेशनल फील कराती है। आपने शायद कभी नोटिस किया हो कि जब भी आप कॉफ़ी पीते हो तब आपके लिए कुछ पढ़ना और इसे ज़्यादा देर तक याद रखना आसान हो जाता है और आप ज़्यादा देर तक बिना थके काम कर पाते हो। हम में से बहुत से लोगों को कॉफ़ी पीने की आदत होती है क्योंकि कॉफ़ी हमें अपने रोज़मर्रा के कामों को करने में बूस्टअप करती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कॉफ़ी हमारी मेंटल कैपेसिटी या ब्रेन पावर को भी बढ़ा सकती है? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सेस में कंज्यूम करना हमारी सेहत के लिए बुरा होता है। जैसा कि मार्क ट्वाइन ने कहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब हर वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा और लगातार इस्तेमाल की जाए तो वो सेहत के लिए ख़तरनाक होती है। ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हमारी बॉडी में एड्रेनालिन और कोलेस्ट्रॉल जैसे केमिकल्स बढ़ने लगते हैं और हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड और बर्नआउट फील करते हैं और हमारा दिल करता है कि इस स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बर्नआउट को दूर करने के लिए एक कप और कॉफ़ी पी लें। और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और हमें कॉफ़ी की एडिक्शन हो जाती है। एडरॉल भी एक ऐसा ही ब्रेन आल्टरिंग सब्सटेंस है जिसे ADHD ट्रीट करने और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करके हमारी फोकस करने की काबिलियत को बढ़ाता है। लेकिन कॉफ़ी की तरह एडरॉल भी हमारी बॉडी को स्ट्रेस हार्मोन से भर देता है और एक पॉइंट के बाद आपको ये ड्रग छोड़नी पड़ती है। हर किसी को शुरू में इन चीज़ों से ऐसा फील होता है कि जैसे उनके पास सुपर पावर आ गई हो, लेकिन ये सुपर पावर जल्द ही सुपर सिकनेस में बदल जाती है और आपको पहले से भी ज़्यादा स्ट्रेस में छोड़ जाती है। कॉफ़ी और एडरॉल के अलावा मार्केट में कई ऐसे सब्सटेंसेस को ही न्यूट्रोपिक बोलकर बेचा जाता है जो या तो प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स होती हैं या फिर इन्हें ऑलरेडी हमारी बॉडी स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रही होती है, जैसे कि क्रिएटाइन, मेथियोनाइन और L-कार्टिनाइन। लेकिन 100% ब्रेन ना यूज़ कर पाने और कोई स्पेशल ब्रेन ड्रग ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं बन सकते। 2008 में पब्लिश हुई एक स्टडी बताती है कि सिर्फ रीडिंग और बेसिक कैलकुलेशन ही हमारी कोग्निटिव फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी होती हैं। बिना सोचे जल्दी से जल्दी कैलकुलेशंस करने और डिसीजन लेने के लिए भी हम खुद के अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं।
अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव और हेल्दी तरीका है। आई नो अल्ट्रिज्म यानी सेल्फलेसनेस और दूसरों का कंसर्न दिमाग से किसी भी तरह रिलेटेड नहीं लगता, लेकिन 2005 में पब्लिश हुई एक स्टडी बताती है कि अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर हमारे डोपामिनर्जिक सिस्टम की एक्टिवेशन और हमारी ओवरऑल ब्रेन हेल्थ से जुड़ा होता है। अल्ट्रिज्म को एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट समझा जाता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ये सवाल पैदा होता है कि हम खुद की फिटनेस या फिर सर्वाइवल के रिसोर्सेज को कम करके ज़्यादा हेल्दी या ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा कैसे रह सकते हैं। लेकिन सेल्फलेसनेस एक ऐसी चीज़ है जो एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल पर नहीं बल्कि ग्रुप के सर्वाइवल और वेल बीइंग से जुड़ी होती है। इसलिए खुद के दिमाग को 100% यूज़ करने पर नहीं बल्कि रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और काइंडनेस को प्रैक्टिस करने पर फोकस किया जाए तो दिमाग की पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ प्राइम टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।